हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों 13 मई है आज, थर्सडे का डे है। थर्सडे मतलब दिन है आज इकोनॉमी का। दोस्तों प्रीलिम्स पोस्टपोन होने की खबर आ चुकी है, यूपीएससी ने डाल दिया है नोटिफिकेशन। क्या किया जाए, थोड़ी सी बात करेंगे इसके बारे में, ज़रूरी है क्योंकि डेज काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर दिए गए हैं। सडनली हम देख रहे हैं अपने आप को कि 100+ डेज हमारे पास हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं इस पर आपको अंत में बताऊंगा कि क्या कर सकते हैं इस वीडियो के अंत में, लेकिन पहले कुछ सवाल सॉल्व करते हैं क्योंकि प्रीलिम्स अगर आप 2021 में देने वाले हैं तो सवाल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे हमें। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ की बात करेंगे। ओके दोस्तों, सबसे पहली बात है यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है अबाउट पीएमआई। पीएमआई न्यूज़ में रहता ही है हमेशा, तो इसके बारे में हमें जितनी नॉलेज मिलते रहे बेटर है। तो पीएमआई जो पब्लिश करने वाली संस्था है एनएसओ, एंड देन उसके बाद ये हमें पीएमआई बताता है कि मार्केट के डायनामिक्स क्या रहेंगे। फोरकास्टिंग एक तरह टूल की तरह रहता है जहाँ पे जो हमें बताता है कि मार्केट्स एक्सपैंड करेंगी, स्टेबल रहेंगी या कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। मतलब मार्केट का मतलब कि जो ऑर्डर्स वगैरह आ रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो दोस्तों बताइए यहाँ पे कौन सी ऑप्शन करेक्ट है, 1, 2, बोथ या नन ऑफ दीज। एंड राइट आंसर दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ पर सिर्फ सेकंड सही है क्योंकि एनएसओ को इससे कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। ये जो हमारा जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स रहता है, ये जो एक 50 के स्केल पर चलता है। 50 का स्केल ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, लाइन ये वाली। तो 50 के स्केल से जब ये नंबर ऊपर चला जाता है दैट मीन्स ऑर्डर्स आर एक्सपैंडिंग। अगर ये नंबर नीचे आ जाए दैट मीन्स ऑर्डर्स आर डिक्रीजिंग। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये बिजनेसेस के बारे में बताते हैं, एक सेक्टर के बारे में कि वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही, चाहे सर्विसेज की या कॉम्पोजिट की बात भी हो सकती है। एंड देन जैसे जब कोविड का लॉकडाउन लग गया था तो लॉकडाउन लगने के कारण सडनली देखा गया कि जो एकदम से पीएमआई गिरता ही चला जा रहा था एंड देन ग्रेजुअली राइज किया, राइज, अभी फिर से ऊपर आ गया था। लेकिन फिर से अभी कह रहे हैं कि शायद सेकंड वेव के चलते फिर से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अभी 55 के आसपास है, दैट मीन्स अभी तो स्टिल ऑर्डर्स आर एक्सपैंडिंग। ओके ठीक है दोस्तों, तो इसलिए एक नंबर के जैसे इसको देखा जाता है जो क्विकली जो बताता है कि आने वाले टाइम में हमारे जो ऑर्डर्स हैं वो आ भी रहे हैं नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे इसमें जो इंडिसेस रहते हैं, बहुत सारे इसमें जो फैक्टर्स भी रहते हैं, उसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन इसका ब्रॉडर जो आइडिया है वो हमें यहाँ पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लगा भी दिया कि इसको जैसे जापानीज फर्म जो निके है उसने इसको जैसे इजाद किया, लेकिन भारत में इसको मार्केट करके MRKIT मार्केट इकोनॉमिक्स करके इसको कंपाइल और कंस्ट्रक्ट करके भारत में पब्लिश करती है। एंड ये 50 के आसपास जैसे जो नंबर है, 50 से ऊपर मैंने आपको बताया मार्केट एक्सपैंड, 50 से नीचे मार्केट विल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये नेक्स्ट जो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या हमने ऑप्शन गलत मार्क की थी, एक बार देख लें कि ऑप्शन वाज बी। ठीक है, 2 ओनली, तो यहाँ पर ये ए नहीं होना चाहिए, यहाँ पर शेल बी बी। ऑलराइट, तो मुझे एकदम से दिख गया, तो ऑलराइट इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसका वैसे PDF एक्सेट्रा में भी आपको मिल जाता है, तो PDF में अगर ये गलती हो तो आप इसको देख लेना। ओके ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जो प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट बहुत बार न्यूज़ में आती है, हमने प्री क्योर में भी कवर की है, तो आपने बताना है उसमें स्टेटमेंट कौन सी करेक्ट है। यहाँ पर भारत को इस पर डाल दिया गया है वॉच लिस्ट में, इस पर नज़र बनाई जाए क्योंकि भारत में मनी लॉन्ड्रिंग मतलब कि काला धन यहाँ से वहाँ किया जा रहा है, उसके कारण इसमें डाल दिया गया है। स्टेटमेंट सही है क्या गलत? दूसरा, ये एनुअल एक रिपोर्ट आती है स्पेशल 301 रिपोर्ट यूएसए की, उसके कारण इसमें डाला गया है। एंड देन उसके बाद भारत अगर इस लिस्ट में आ गया है तो भारत पर जो ग्रेजुअली देखें तो रिस्ट्रिक्टिव जैसे पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, उसके कारण भी भारत को एक दिक्कत रही, एक जो वन ऑफ द रीजन था कि भारत इस लिस्ट में जो शुमार पाया गया। ठीक है, कि नज़र बनाई जाए भारत पर। ठीक है दोस्तों, तो इसमें कौन सी स्टेटमेंट हैं जो करेक्ट है? एंड देन दोस्तों ऑप्शन 2 और 3 आर करेक्ट क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से वॉच लिस्ट को कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, आप मुझे बताइए मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी हुई एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था कौन सी है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो मनी लॉन्ड्रिंग पर इंटरनेशनल लेवल पर दबाव बनाती है? एंड दोस्तों पाकिस्तान पर भी उसने भी बहुत दबाव बनाया हुआ है। कौन सी संस्था है? ठीक है, बहुत ईजी कर दिया अब तो आपके लिए। ओके, यहाँ पर ऑप्शन के अगर हम देखें तो रिसेंटली जो वॉच लिस्ट रहती है, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट, तो यूएस जो एक ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव करके एक बॉडी रहती है USTR, जो प्रेसिडेंट ऑफ USA को बताती है कि कौन सी कंट्रीज जो अभी USA की कंपनीज के पेटेंट्स को ठीक से जो ट्रीट नहीं कर रही, जो USA के प्रोडक्ट्स को, USA की कंपनीज को जो जिससे नुकसान पहुंच रहा है, ऐसी प्रैक्टिसेस हैं ऐसी कंट्री की, तो वो कंट्रीज के बारे में USA को लाकर जो एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है जिसको स्पेशल 301 रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, एंड कौन बनाता है इसको? USTR, यूएस जो यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। तो चाइना भी इस लिस्ट में है, भारत भी है और 10 और जैसे कंट्रीज हैं भारत के सिवा। एंड देन इश्यूज क्या है इसमें कि कॉपीराइट लॉज हैं वो सही से जो भारत में जो नहीं इंप्लीमेंट होते, यूएस के कंटेंट को नुकसान पहुंचता है, भारत का जो ट्रेड सीक्रेट्स का फ्रेमवर्क सही नहीं है, भारत की इंफॉर्मेशन पर जो प्रोवाइड की जाती है कि किस तरह से कंपनीज को जो फार्मास्यूटिकल जो दवाइयों की कंपनी को लाइसेंसेस दे दिए जाते हैं, उस पर ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हमारे ही जो फॉर्मूला
फॉर्मूला चुरा कर आप दे देते हैं भारतीय कंपनीज को। एंड जैसे अभी कोविड की जो वैक्सीन को लेकर भी बात चल रही है, यूएस ने कहा है कि हमें पेटेंट छोड़ देना चाहिए, कंपनीज को अपील की है यूएस की सरकार ने। कंपनीज मानती नहीं मानती बात की बात है, ठीक है। एंड देन उसके बाद वो कह रहे हैं कि भारत में जो रिस्ट्रिक्टिव पेटेंटेबिलिटी का क्राइटेरिया रहता है कि आप हमें भारत में बहुत सारी दवाइयों को पेटेंट ही नहीं करने देते, उसके कारण आप वहां पे क्या करते हैं कि आप हमारे फॉर्मूलाज को जो बाकी कंपनीज को अवेलेबल हो जाता है, लेकिन इसको लेके कोई कंस्ट्रक्टिव उनके पास कोई एग्जांपल्स नहीं है, लेकिन स्टिल बात हो रही है। देन सोलर को लेके इशू था एटसेट्रा, पहले जो भारत इसमें लिस्ट में आ गया था, तो जो सोलर के जो पैनल्स रहते हैं उसको बनाने के चक्कर में भारत ने अपने यहाँ पर कहा था कि हम अपना शुरू कर देंगे यूएस के फॉर्मूला को यूज करके, तो उसके कारण भी भारत में दिक्कत थी, ठीक है। एंड देन वो कह रहे थे, भारत ने इल्जाम लगाया था कि आप हमें पुराना जो सोलर की टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं, दाम हमें जो हाई चार्ज कर रहे हैं। बहुत सारे इशूज से WTO में भी भारत गया था, तो लेकिन स्पेशल 301 में भारत जो इस बार फिर से एक बार नजर आ रहा है। ओके, देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये है अबाउट भारत में अगर एक रिपोर्ट आती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल लेवल पर भी आती है, लेकिन भारत की बात हो रही है, तो बाय एनुअल मतलब साल में 2 बार आएगी, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, बाय एनुअल एंड बाय एनियल, है ना, ऐसे भी होता है ना, बाय एनियल मतलब 2 साल में एक बार, शायद, आई एम नॉट श्योर। ओके, लेकिन बाय एनुअल तो यही पक्का है कि 1 साल में 2 बार। तो ये कौन निकालता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट? सेबी निकालता है, जो पेंशन वाला हमारा फंड है, जो पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी निकालती है, जो आरबीआई निकालता है, या मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है दोस्तों। मुश्किल सवाल है क्या आसान सवाल है, मुझे बताइए, ठीक है दोस्तों। राइट आंसर, बिल्कुल सरल सवाल है, ये पता होना चाहिए हमें, आरबीआई निकालता है। एंड दोस्तों ग्लोबल लेवल पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल जो रिपोर्ट रहती है, स्टेबिलिटी रिपोर्ट, वो कौन निकालता है? यस, यू आर राइट, IMF निकालता है। हमने इस पर कवर भी किया हुआ है, रिपोर्ट्स ऑफ IMF करके सेपरेट वीडियो अवेलेबल है दोस्तों, रटनी है ये हमें सभी रिपोर्ट, सभी एग्जाम में 2 मार्क्स निकलते हैं। ऑलराइट, चलिए आगे यहाँ पे रिपोर्ट है आरबीआई की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, जो एक बॉडी रहती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बॉडी है हमारे देश में, FSDC कहा जाता है उसको, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो हमारा जो डेवलपमेंट काउंसिल है, वो इस रिपोर्ट को अगर हम देखें यहाँ पर, तो वही एक इस रिपोर्ट को जो यहाँ पे जो आगे अप्रूव करती है। एंड ग्रेजुअली हम देखें अगर, तो वही इस रिपोर्ट को निकालने में हमारी जो सरकार की जो आरबीआई की मदद भी करती है। FSDC में दोस्तों हमें पता है आरबीआई, सेबी, PFRDA, IRDAI सभी रहते हैं, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के भी बहुत सारे जो लोग वहाँ पे रहते हैं। एंड देन उसके बाद इंटरनेशनल लेवल की, जैसे मैंने आपको बताया कि इंटरनेशनल लेवल की हमारे पास कौन निकालता है, वो हमारे जो कौन, IMF, ठीक है दोस्तों। तो ये हमें बात, इसको भी ध्यान थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना है कि IMF की रिपोर्ट्स की बाद में बात करें। ओके, ठीक है दोस्तों। तो अभी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पर आते हैं, ये है अबाउट DST, डिजिटल सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जो डिजिटल सर्विसेज के जो टैक्सेस की बात हो रही है, तो आपने बताना है उसके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी स्टेटमेंट्स हैं, सही है गलत है, ठीक है। पहला, भारत में अभी DST की बात चल रही है, लेकिन भारत में अभी है नहीं DST, ठीक है, डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स नहीं लगता। दूसरा, जो टैक्स अप्लाई किया जाता है, जो DST की बात हो रही है, ये अप्लाई किस पे किया जाता है? नॉन रेजिडेंट कंपनीज पर, जो भारतीय कंपनीज नहीं है, बाहर हैं। एंड देन किसको कवर करती है? ऑनलाइन सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज जो भारत में लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। देन उसके बाद टैक्सेस जो अडॉप्ट किए जाते हैं, रेवेन्यूज पे लगाए जाते हैं, ये कौन से हैं? जो भारत में डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करके जनरेट किए जा रहे हैं। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? ठीक है, इसमें से बताने हैं आपने कौन से जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है, करेक्ट कोड बताना है हमें, ठीक है, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑलराइट, 1 2 3 में से, ठीक है दोस्तों, 2 and 3 2 3 या सभी की सभी करेक्ट है, ठीक है। ऑलराइट दोस्तों, राइट आंसर इज यहाँ पर कि 2 and 3 है करेक्ट, क्योंकि भारत में भी लग चुका है, 2020 में ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया था हमने। एंड देन दोस्तों, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कुछ रिकमेंड किया था EU के लिए, उन्होंने जो रिकमेंड किया था, भारत ने तो उससे थोड़ा सा लीनियंट ही इंप्लीमेंट किया है। जैसे वो कह रहे थे कि जो रेवेन्यूज आ रहे हैं डिजिटल सर्विसेज से, एंड उसका एक रखा बेंचमार्क, अगर इसके ऊपर रेवेन्यू है किसी कंपनी का, तो उसको सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस माना जाए। मैंने लास्ट टाइम के प्रीक्योर में भी आपको बताया था, ठीक है। एंड देन भारत ने इसको ऊपर रखा है थ्रेशोल्ड, एंड देन उन्होंने कहा था कि अगर 1 लाख से ज़्यादा अगर यूजर हैं, भारत ने इसको 2 लाख रखा, ठीक है। एंड देन जो कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही है, तो भारत ने इसको जो यूज ही नहीं किया सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ढूंढने के लिए। एंड देन प्रॉफिट्स पर टैक्स लगाया जाएगा, सर्विसेज एटसेट्रा पर जो टैक्स लगाकर भारत 2% की बात हुई है अभी, कि 2% भारत टैक्स लगाएगा जो भी आप रेवेन्यू कमाएंगे भारत में जो सर्विसेज प्रोवाइड करके डिजिटल जो माध्यम से, ठीक है। एंड लेकिन कौन लगाएगा? अगर भारत के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर की कोई कंपनी इंडिया में कोई सामान बेचती है डिजिटल मीन्स के थ्रू, उस पर लगेगा, ठीक है। तो उसके पहले भी अगर आप जानते हो कि भारत
भारत ने जो डीएसटी की बात हो रही है, डीएसटी तो डिजिटल सर्विसेज टैक्स, उसके पहले डिजिटल एडवर्टाइजमेंट का टैक्स था, जिसको जो डीएटी, जिसको हम इक्वलाइजेशन लेवी भी कहते हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो शायद इक्वलाइजेशन लेवी कहा जाता है जिसको, ठीक है, जिसको बात हुई थी 2016 में, यूपीएससी सवाल पूछ चुके हैं। वो था डिजिटल एडवर्टाइजमेंट कि अगर आप भारत में अगर एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं और आप भारत की कंपनी नहीं है, जैसे गूगल हो गया, तो भारत की कंपनी तो नहीं है, लेकिन स्टिल भारत में ऐड दिखाई जाती है, बहुत सारे ऐड का बिजनेस करते हैं, वो कह रहे हैं आप जितना इससे रेवेन्यू कमाएंगे 2% भारत को टैक्स देना पड़ेगा। तो इस पर भी बवाल हुआ था, लेकिन वो इंप्लीमेंट हो रहा है। तो इसीलिए यूएसटीआर ने फिर से कहा कि यूएस की कंपनीज के साथ आप जाती करते हैं कि यूएस की कंपनीज पे टैक्स लगाते हैं। भारत कह रहा है हमने ऐसे कोई यूएस के साथ नहीं लगाया, जो भी कोई कर रहा है भारत के बियॉन्ड बैठकर, बॉर्डर्स के बियॉन्ड बैठकर जो भारत में बिजनेस करता है, तो भारत को टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एडवर्टाइजमेंट पे लगाया गया था, अभी जो सर्विसेज पर भी लगा दिया गया कि आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो भी, जैसे गूगल, अमेजॉन, कोई अगर नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी अगर भारत में बिजनेस करते हैं तो टैक्स भी देना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकते कि सर हमारा तो हेडक्वार्टर इंडिया के बियॉन्ड है, नहीं, ऐसे नहीं है। 2020 के फाइनेंस एक्ट में ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, भारत सरकार ने इसके थ्रू ही लेकर आई थी, इसके बाद उसमें इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट किया गया था, ठीक है दोस्तों। 2% लगाया गया अभी, एंड देन यूएसए कह रहा है ये डिस्क्रिमिनेट करता है, भारत कह रहा है सर कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। स्पेशल 301 रिपोर्ट में भी इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात हो गई है, लेकिन भारत कह रहा है कि सबने लगा दी है, बहुत सारी कंट्रीज हैं, ऑस्ट्रेलिया, ईयू में बहुत सारी कंट्रीज हैं, सबने लगा दी है। तो भारत कह रहा है सब पे करो इन्वेस्टिगेशन, हम पे अकेले क्यों कर रहे हो, उन सब पर भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है, ठीक है। तो डीएटी पहले आ गया था, लेकिन अभी डीएसटी की बात हो रही है। ऑलराइट, चलिए, डीएसटी का ऑफ कोर्स थोड़ा स्कोप ब्रॉडर है, एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस थोड़ा छोटा बिजनेस था। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों आज, तो ये है अबाउट इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल। सरल सवाल है, बिल्कुल सरल सवाल, लेकिन एक कंडीशन लगा के बता रहा हूं आईजीआरडी के जो रिगार्डिंग जो आपने बताना है राइट और रॉन्ग, ये तभी सरल होगा जब आपने थोड़ा सा मेहनत की होगी एंड इको सर्वे एक्सेट्रा साथ साथ में पढ़ा होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि डेट जो आईजीआरडी के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, अ डेट ऑन विच द लोन एंड प्रिंसिपल कलेक्ट इंटरेस्ट इज रीफंडेड इन द लमसम, ठीक है। क्या ये जो आईजीआरडी ये चीज़ होती है जहाँ पे हम जो लोन एंड प्रिंसिपल पे जो हम इंटरेस्ट इकट्ठा करते हैं वो हम वापस कर देते हैं जो मेच्योरिटी पर, या फिर जो गैप है बिटवीन इंटरेस्ट चार्ज ऑन पब्लिक डेट एंड एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी, या फिर ये प्रपोज्ड प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रेशो है जिसको हम डिवाइड करेंगे मंथली ग्रॉस हाउस होल्ड रेवेन्यू से, या इसमें से कोई भी नहीं। आईजीआरडी के रिगार्डिंग बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट, ठीक है, जो उसको करेक्टली डिस्क्राइब करती है, ठीक है। मुश्किल सवाल नहीं है, लेकिन कई बार ना आपको ऐसा लगता है कि अरे ये तो बहुत मुश्किल हाई-फाई टर्म्स हैं, इको की मुझे समझ ही नहीं आ रही क्या होगा। तो हमारी जो सीरीज भी पूरी की पूरी पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, अगर हमारे पेड मॉड्यूल का पार्ट है तो अब तो हम इतनी इको डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ चीज़ों से डरना नहीं है, उसको इत्मीनान से समझ कर देखोगे आपको बात समझ आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कैसे देखो यहाँ पे ना इसको सरल, आपको लग रहा है ये इतना मुश्किल सवाल था, नहीं दोस्तों मुश्किल नहीं था, थोड़ा कॉन्फिडेंस यहाँ पे मैं आपको चाहता हूँ थोड़ा बढ़ाना। ये लिखा हुआ है इंटरेस्ट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल, ठीक है। इंटरेस्ट जो हम जैसे अगर कोई मैंने लोन लिया, भारत सरकार की बात करते हैं, अगर लेट्स से भारत सरकार ने कोई लोन लिया, भारत सरकार को लेट्स से वो लोन की जो इंटरेस्ट रेट चुकाना था, मान लो 5% इंटरेस्ट रेट चुकाना था, एंड देश की जो ग्रोथ रेट चल रही है, मान लो देश की ग्रोथ रेट चल रही है 8%, तो भारत सरकार जो 8% अगर ग्रोथ रेट चल रही है, इससे टैक्स भी बढ़ेगा, भारत सरकार की कलेक्शन भी बढ़ेगी, है ना। तो ग्रोथ जो है कहीं ना कहीं इस इंटरेस्ट को पे करने में मदद कर देगी। लेकिन लेट्स से अगर भारत की ग्रोथ रेट अगर चल रही होती, लेट्स से 3% चल रही होती, तो भारत सरकार का जो ग्रोथ रेट जो टैक्स में देखने को मिलती वो भी कम होती, तो ये 5% का इंटरेस्ट पे करना मुश्किल हो जाता। तो ये यही बताता है कि इंटरेस्ट एंड ग्रोथ रेट डिफरेंशियल की कितना गैप है, इंटरेस्ट जो चार्ज किया जा रहा है पब्लिक डेट पर, जो भारत सरकार जो उधार लेती है, पब्लिक डेट कहते हैं उसको, सरकारी उधार, एंड एवरेज ग्रोथ रेट ऑफ द इकोनॉमी। तो इको सर्वे में यही केस प्रेजेंट किया गया था कि जो अगर आपकी इकोनॉमी कि अगर हम बात करें तो लॉन्ग रन में जो डेट सस्टेनेबिलिटी की बात है, अगर लॉन्ग रन में डेट सस्टेनेबिलिटी कब आती है, जब डिफरेंशियल बिटवीन इंटरेस्ट पेड ऑन गवर्नमेंट डेट एंड एक जो हमारे इकोनॉमी जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है, वो जब जो मैच हो जाए, हमारी ग्रोथ रेट अगर ज़्यादा रहेगी तो डेट पे हो जाता है। यही इको सर्वे के चैप्टर में हमने डिस्कस भी किया हुआ, इसे बात की हुई है, ठीक है दोस्तों। तो ये आईजीआरडी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि ऑप्टिमल लेवल, वो कह रहे हैं इसीलिए अगर हमें क्या कर रहे हैं, अगर हमें ना डेट कम लें ज़्यादा लें, वो कह रहे हैं इस पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अगर हमारी ग्रोथ रेट ऊपर है तो हम इंटरेस्ट को सर्विस कर ही देंगे, हम अपने उधार को वापस कर ही देंगे, डरने की बात नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि देखो भारत सरकार का डेट टू जीडीपी रेशियो एक्सेट्रा बढ़ा, कोविड के चलते काफी ज्यादा बढ़ गया, तो उसको थोड़ा जस्टिफाई भी तो करना था उन्होंने कि कोई बात नहीं हम वापस कर देंगे अगर हमारी ग्रोथ वापस आ भी गई, तो उसको जस्टिफाई करने का एक मैकेनिज्म भी नजर आता है। लेकिन इस पर आईएमएफ का पेपर भी पब्लिश हुआ है, लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था, जहां पे आईजीआरडी की बात हुई है, उन्होंने अमीर गरीब दोनों कंट्रीज की बात की है। वो कह रहे हैं दोनों कंट्रीज में नजर आता है कि अगर हमारे पास अगर ग्रोथ रेट ज्यादा रही
तो सरकारी डेट वापस हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो बस अभी जो 2021 का प्रीलिम्स अगर पोस्टपोन हो गया है 10 अक्टूबर को, 27 जून से सीधा ही देखें 10 अक्टूबर पहुंच गए, काफ़ी ज़्यादा दिन मिल गए, पूरा का पूरा जुलाई मिल गया आपको, जुलाई के बाद आपको पूरा अगस्त मिल गया, पूरा सितंबर मिल गया, तो 100 दिन प्लस एक्स्ट्रा ऐड हो गए। ठीक है, हमारे पास 115 दिन ऐड हो गए अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर ऐड हो गए हैं 115 दिन तो हमें इसको इफेक्टिवली यूज़ करना चाहिए। 115 दिन का मतलब क्या हुआ कि अगर हमें 3 महीने प्लस चीज़ें मिल जाती हैं, 3.25 साढ़े 3 महीने मिल जाते हैं, तो हमें थोड़ा स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। तो इसलिए एक सिंपल सा काम करते हैं, एक सिंपल सा प्लान मैंने आपको लास्ट टाइम एक प्लान दिया था। अगर आप नया शुरू कर रहे हैं 2022 के लिए, लेकिन अगर आप 2021 का ही अटैम्प्ट देने वाले थे, क्योंकि अगर मोस्ट लाइकली आप प्रीमिक्स देख रहे हैं तो 2021 का अटैम्प्ट देने वाले हैं आप। ठीक है, तो इसीलिए आप क्या करें, वहाँ पे आप 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी रखिए। ठीक है, सबसे पहला कि आप स्टेप 1 में जीएस मेंस को पूरा करें। ठीक है, जैसे स्टेप 1 का मतलब क्या हुआ कि आप हर रोज 31 जुलाई तक, ठीक है 31 जुलाई तक आप 2 कदम करेंगे हर रोज। जैसे आपको आज सर ने भी बताया था कि आप क्या करेंगे, सबसे पहला चीज है कि जीएस मेंस का एक टॉपिक हर रोज उठाइए। ठीक है, 31 जुलाई तक आप हर रोज एक टॉपिक उठाएंगे, उस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। उस पर अगर जो 3 से 4 घंटे लगाने की बात की गई है, ठीक है, अगर अजम्पशन क्या है कि आप रोज के 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, तो 10 घंटे में अगर आप 3 से लेके 4 घंटे एक मेंस का टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है, एंड देन उस पर आप एक आंसर भी लिखेंगे रोज, एंड इफेक्टिवली आप मेंस की तैयारी इसी तरह से मजबूत कर पाते हैं जब आप उस पर आंसर भी लिख रहे हैं। अगर मैंने बहुत सारा कंटेंट पढ़ लिया लेकिन मुझे आंसर में पिरोना नहीं आता, मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आता कि पूछा क्या है, जो पूछा कुछ और है मैं बता कुछ और रहा हूं, तो फायदा नहीं हुआ ना पढ़ने का। तो इसलिए मैं अगर पढ़ाई कर रहा हूं तो मुझे एक मेंस का आंसर भी लिखना ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, एंड फ्री इनिशिएटिव भी चल रहा है, सर आपको रोज 12 बजे क्वेश्चन कराते हैं, सॉल्व एक मेंस का, काफी टाइम से चल रहा है। एंड एक उनका पेड इनिशिएटिव भी है सर का, जो कि अगेन वेरी कॉस्ट इफेक्टिव पेड इनिशिएटिव, लेकिन उसमें इवैल्यूएशन हो जाती है, एक उसका फायदा ये है बस। ओके, देन ऑप्शनल, आपने अगर 3 से 4 घंटे अगर आपने जीएस मेंस को दिए, तो मैं इसको 3 से 4 घंटे की बात नहीं करूंगा, मैं कहूंगा मैक्सिमम 2 आवर्स कि एक आपने टॉपिक पढ़ा। ठीक है, आपने जो पूरे के पूरे जो 31 जुलाई तक आपने टॉपिक्स डिवाइड किए, कैसे कवर करने, एक प्लान बनाओ, एंड देन उसके हिसाब से ऑप्शनल का टॉपिक कवर किया जो भी उस दिन का बनता था, एंड देन उसके बाद एक आंसर लिखा उस पर भी। ठीक है, उससे क्या होगा, अगेन ऑप्शनल जो 500 मार्क्स की बात हो रही है मजबूत होगा कि अगर प्री निकलेगा तो प्री निकालने के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा हमारा कि हम मेंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 31 जुलाई के बाद हमें फिर से जो 10 अक्टूबर तक हमें फिर से प्री मोड में आना है, तो प्री मोड को हम बिल्कुल साइड में ना रखें। तो मेरा तो ये मानना है कि हम हर रोज कम से कम 50 एमसीक्यू सॉल्व करते रहें। ठीक है, प्री के जो आपने टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन की हुई है, कोई आपके पास क्वेश्चन बैंक वगैरह जो आपने इस साल का लिया हुआ है अगर कुछ भी, तो उसमें आप 50 सवाल हर रोज सॉल्व करें। किसी किसी दिन सेक्शनल सॉल्व कर लें कि आज मैं ज्योग्राफी के करूंगा, आज हिस्ट्री के, आज इकोनॉमी के, एंड किसी किसी दिन आप जो बाकी जो फुल लेंथ टाइप जो पेपर रहते हैं, हाफ लेंथ पेपर रहते हैं, वो भी सॉल्व कर सकते हैं। गेटिंग इट? तो इसीलिए बाकी खुद को अपडेट भी रखिए न्यूज़पेपर्स के थ्रू। जो आप हर रोज अखबार पढ़ रहे हैं कि 1 घंटा से ऊपर आपका अखबार पढ़ने में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि आप 2021 का अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो न्यूज़पेपर्स पढ़ने में थोड़ा आपको ईजी भी लगता होगा, भी थोड़ा जो न्यूज़ भी अब साथ साथ चलती है आपकी, तो आप उसके लिए प्री क्योर भी देख सकते हैं वैसे हमारा, और डीएनडी आता है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल रखिए प्लान। अगेन क्विकली जिसको जो रिवाइज करते हैं, स्टेप 1 में आप हर रोज एक मेंस का टॉपिक करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे, एंड देन दिन में आप देन एक ऑप्शनल का टॉपिक लिखेंगे, जो पढ़ेंगे उसका नोट्स जैसे भी करेंगे, कंपाइल्ड है तो रिवाइज करेंगे, उस पर एक आंसर लिखेंगे। स्टेप 3 आप 50 के आसपास एमसीक्यूज हर रोज सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्री के टच नहीं छोड़ सकते। एंड 4th इज न्यूज़पेपर भी पढ़ेंगे। 10 आवर्स के आसपास आपके रोज लगने चाहिए, ये सब कुछ करते हुए लगने भी चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अगर आप 21 में चाहते हैं अटेम्प्ट क्रैक करना एंड प्री निकालकर मेंस अच्छे से निकालना, तो ये करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन एक्सेट्रा है, बहुत डिस्ट्रैक्शंस भी कम हो जाती हैं। अगर आपकी जैसे तबीयत लेट से खराब थी तो आपका टाइम भी चला गया, उसको रीगेन कीजिए। अभी तबीयत ठीक नहीं है, किसी घर वाले की, किसी के घर में कोई तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा वेट भी कर सकते हैं। अननेसेसरी दबाव मत बनाइएगा, टाइम मिल गया। ठीक है, टाइम मिल गया तो उसको यूटिलाइज इट वेल। ठीक है दोस्तों, तो बस यही आप सभी के साथ जो कुछ शेयर करने का यहाँ मन था। एंड प्रीलिम्स पोस्टपोन होना जो सभी के लिए पोस्टपोन्ड है, अननेसेसरी आप दबाव मत आइए कि नहीं मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब चीज़ों में नहीं फंसना आपने। ठीक है, कि अगर आपने एक बार सोचा है एग्जाम क्रैक करना है, तो चाहे वो अक्टूबर में पेपर हो, चाहे जुलाई में हो पेपर, चाहे वो आपका पेपर दिसंबर में हो, हमें तो पढ़ाई करके पेपर देना है। ठीक है, ढंग से पढ़ के पेपर देना है। तो इसलिए ये मन कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि कल जॉब लग जाएगी ना, जब कल ऑफिसर बन जाओगे तो ऑफिसर बन के नहीं कह सकते ना, अरे नहीं मुझे कोविड ड्यूटी पे नहीं जाना, मुझे अरे बाढ़ आ गई मुझे बाढ़ में
में नहीं जाना, सुनामी आ गई सुनामी नहीं जाना। तो ऐसी बातें नहीं कह सकते हम। जो हमें कहा जाएगा, जिस तरह की जो सिचुएशन एडवर्स होगी, हमें काम करना है। रादर हमें तो इतनी बड़ी टीम को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को लीड करना है, ठीक है। तो आप इसीलिए अगर आप सोच रहे हैं कि ऐसी कोई जॉब की बात कर रहे हैं, तो ये टेस्टिंग टाइम्स हैं, बहुत टेस्टिंग टाइम है पूरी दुनिया के लिए हैं। एंड हमारे देश के ऑफिसर्स दे आर राइजिंग अप टू द ओकेजन एंड रादर जो ब्यूरोक्रेसी के बल पर ही हमारा देश अभी जो आगे जो बेटर कर पाएगा। अभी जो हम बच पा रहे हैं, थोड़ा ब्यूरोक्रेसी, हमारे देश के डॉक्टर्स इनके कारण बच पा रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप कभी अगर इसको वीडियो को अंत तक देख रहे हैं, तो आई रियली वांट यू टू राइट समथिंग फॉर आवर डॉक्टर्स, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना, जैसे जय जवान जय किसान, है ना, एंड जय विज्ञान, तो हमें जय डॉक्टर्स भी कहना है चाहिए, क्योंकि वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर टू आवर डॉक्टर्स। इतने अनसर्टन माहौल में काम करते हैं वो, कि हमें पता नहीं कि हम घर से बाहर नहीं निकलते ना, कि कोविड ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। हमारे पूरे के पूरी जो हमारी सरकारी मशीनरी, चाहे वो पुलिस वाला से लेकर जो आपके सभी जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन बाहर लगी हुई है, काम कर रही है, वैक्सीनेशन चल रही है। एंड देन डॉक्टर्स हर रोज़ आते हैं, जो बीमार लोग हैं, मरीज़ हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो इसलिए आई वुड रियली वांट यू टू मे बी राइट अ वर्ड फॉर देम, जय डॉक्टर्स भी लिख सकते हैं। तो मे बी दैट कुड बी द स्लोगन ऑफ कमिंग ईयर्स, कि डॉक्टर्स की तो थोड़ी वाहवाही होनी चाहिए। दे रियली वर्क वेरी हार्ड एंड विदाउट रियली केयरिंग फॉर देयर ओन सेल्फ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अफसर बनेंगे, थोड़ा सा वैल्यू सिस्टम अच्छा बना के ऑफिसर बनना चाहिए। ऐसे ही कोई ऑफिसर बन जाए तो कोई मज़ा भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। थोड़ा अच्छा वैल्यू सिस्टम वाला, थोड़ा मेहनत वाला, थोड़ा जज्बे वाला। ऑलराइट, चलिए मिलेंगे दोस्तों अपने अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।